पहले कुछ अटेम्प्ट में बहुत जल्दीबाजी में था कि जल्दी क्रैक करना है, जल्दी क्रैक करना है। हाँ। उस चक्कर में हुआ ये कि मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ करी हैं। लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू में भी अपीयर हुआ था, लेकिन 10 मार्क्स से नियरली मैं रह गया था। तो सबसे पहले तो आप ये इंश्योर करें कि वो जो 30-35 आसान क्वेश्चन है, वो एकदम जितना सटीक हो पाए उतना सही आप कर लो। तो मेरा मानना ये है कि आप डेली न्यूज़पेपर के नोट्स बना के उन्हें याद नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम इवान, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय यूपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसी सीरीज में अभी हमारे साथ भरत दत्त तिवारी सर हैं, जिनका 98 रैंक के साथ यूपीएससी में इस बार सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में सर से इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, क्योंकि कुछ वीडियोज हमने देखे थे सर, बिना कोचिंग के इन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया है। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में इनकी स्ट्रेटजी जानने वाले, बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सर, एक बार अपने बारे में जानकारी दें कि आपका नाम, मीडियम अटेम्प्ट कहाँ से आते हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह क्या है। मेरा नाम भरत दत्त तिवारी है। इस बार मेरी 98 रैंक है यूपीएससी में। मैंने अपनी स्कूल जो है सेठ अमार जयपुरिया स्कूल लखनऊ से की है। उसके बाद मैंने बीटेक करी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, नोएडा से, सेक्टर 62। उसके बाद मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा था, मैं सीधा यूपीएससी प्रिपरेशन में आ गया। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है और इस बार मुझे फाइनली सक्सेस मिली है। इससे पहले मैंने प्रीलिम्स हमेशा निकाला है। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू में भी अपीयर हुआ था, लेकिन 10 मार्क्स से नियरली मैं रह गया था और इस बार फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। ओके, प्री कैसे निकाले लोग, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन मैं सर प्री पे स्पेसिफिक अगर कुछ क्वेश्चन पूछूं, 30 तक तो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उसके बाद हाथ रुकने लगता है ज्यादातर बच्चों का। डिजर्विंग कैंडिडेट भी वहाँ फिल्टर हो जा रहा है। क्या कुछ आपके हैक्स हैं प्री को लेके कि कुछ ये पैरामीटर है जहाँ पे आप एक अच्छा गेस ले सकते हो 30 के ऊपर? क्या कुछ आप बताएंगे? सबसे पहले तो सिर्फ मेरा ये मानना है कि हाँ, 35 क्वेश्चन सबने सुने तो जरूर होते हैं, हाँ, लेकिन सही जो है काफी कम लोग कर पाते हैं वो 35 के 35। तो सबसे पहले तो आप ये इंश्योर करें कि वो जो 30-35 आसान क्वेश्चन है, वो एकदम जितना सटीक हो पाए उतना सही आप कर लो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ने अपना प्रतिज्ञा दिवस सेलिब्रेट किया है, जहां पर उनके बैचेज पर बिगेस्ट ऑफर चल रहे थे, जो कि ऑलरेडी एंड हो चुके थे। लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स की हाई डिमांड को देखते हुए ऑफर फिर से लाइव हो चुके हैं, जहां पर आपको इनके यूपीएससी कोर्सेज पर 85% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जो कि सीमित समय के लिए है। बात करें इनके यूपीएससी ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्सेज की, यदि आपका टारगेट ईयर 2027 है तो आपके लिए संकल्प बैच, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और पिनेकल बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जिसका फीस 11,999 रुपए। वहीं आपका टारगेट ईयर 2026 है तो आपके लिए टाइटन बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और प्रहार बैच हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जिसका फीस 9,999 रुपए है। अगर आपका यूपीएससी 2026 के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदी साहित्य है तो इसका फीस 8,999 रुपये है। वहीं अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आपके इन यूथ ईयर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए है यूपीएससी प्रारंभ, जो कि एक 3 साल का प्रोग्राम है, जिसमें यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ आपको फर्स्ट ईयर में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेज के थ्रू आपको इंडस्ट्री रेडी भी बनाया जाएगा। इसमें अभी 51% तक का डिस्काउंट चल रहा है। और यदि आपने अभी 12th पास किया है तो आप इनके 2 या 3 ईयर फाउंडेशन के साथ डिग्री कोर्सेज जैसे कि बीए, बीबीए, एमए या फिर एमबीए और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन और डिग्री कोर्सेज मंगलायतन या शारदा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी स्पेशल प्राइस पर अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली ही इनका हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच सृजन लॉन्च हुआ है। सृजन मेंस बैच, जो कि 2025 वालों के लिए है, जिसका फीस 3,999 रुपए है। सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच है, जो कि 2026 वालों के लिए है, जिसका फीस 8,999 रुपए है। और अभी यूपीएससी सीएससी 2024 में इनके सृजन बैच से 190 के अराउंड सिलेक्शन हुए हैं। तो आप भी इन बैचेज पर अभी 60% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप भी इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। बाकी इन सभी बैचेज का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, स्क्रीन पर दिया गया आप हमारा कूपन कोड VP1 के यूज करेंगे तो आपको इन बैचेज पर और भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको कैलकुलेटेड गेसेस लेने पड़ते हैं, और जिसमें थोड़ी आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंड फेथ में आपको तुक्के मारने, किसी ने कह दिया ये एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करती है आप ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वो बात सेंसिबल है। काफी बार आप यही देखेंगे कि काफी बार कोई बात इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल सेंसिबल नहीं होती, तो वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो। ऐसे ही और विद टाइम जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे मॉक टेस्ट में, तो आपका एक बेटर हैंग हो जाएगा कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, कैसे तरीके से आप सही आइडेंटिफाई करें आंसर। तो उस पर आप वर्क करना जरूरी है। ओके सर, इसी में हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट के ऊपर बात करें कि प्रायोरिटी अगर रखी जाए जी, क्वालिटी बहुत लोग पढ़ते हैं, कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। भाई हिस्ट्री की बात करें, थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगता है, कम में भी स्कोर भी होता है मेजोरिटी का। क्या कुछ कन्वर्जन रेशियो के ऊपर बात करेंगे कि हाई प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को रखें, उसके बाद इसको रखें?
आपको लगता है? जी, मेरा ये मानना है कि कन्वर्जन रेशियो पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत डायनामिक है। हो सकता है किसी साल जो है किसी टॉपिक से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, लेट्स से एनवायरनमेंट में किसी साल आ गए। हो सकता है अगले साल जो है एनवायरनमेंट में कम आ जाए। तो जो आपको सबसे बेहतर तरीका आपके लिए यही होगा कि आप सारे सब्जेक्ट से एटलीस्ट बेसिक मिनिमम रिसोर्सेज़ तो पढ़ के जाओ, ताकि जिससे भी ज़्यादा क्वेश्चन्स आएँ, आप उसे एटलीस्ट बेसिक लेवल पे तो आप सही कर दो। जी। उसके बाद जो टफ क्वेश्चन्स आए, जैसे काफ़ी बार ऐसा देखा गया पॉलिटी में थोड़े टफर क्वेश्चन्स आए हैं। और नए एरियाज पे जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे पिछले साल इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए। जी। उसका एटलीस्ट अगर आप बेसिक पढ़ लोगे, थोड़ा मेन स्पेसिफिक, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ऐसे आपको प्रायोरिटाइज करना है, ब्रॉड बेस रखिए रादर देन गोइंग टू डीप इनटू एनी पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, लास्ट के जो 3 महीने होते हैं जहाँ से कि आपके मेन से सेपरेट करके अपने आप को प्री ओरिएंटेड हम करते हैं लास्ट के जी। 3 ढाई महीने में। तो सर उस मोमेंट में आप क्या करते थे? मैं पहले अटेम्प्ट की भी बात कर रहा हूँ, लास्ट अटेम्प्ट इस बार का भी। आपने क्या-क्या किया था? आई थिंक मेरी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट रही है। हुँ। आखिरी 3 महीनों में आपको बस ये करना है कि आप एटलीस्ट बेसिक रिसोर्सेज जो भी हैं, जितनी बार आप रिवाइज कर पाएँ। ऐसा उसका कोई टारगेट नहीं है कि 2 बार, 3 बार, जितनी बार मैक्सिमम टाइम आप रिवाइज कर पा रहे हो, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। हुँ। तो सबसे पहला तो ये। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर रेफर करें, क्योंकि वो आपको दिखाएगा कि एग्जामिनर कैसे जो है ऑप्शंस पुट अप कर रहे हैं, कौन से ऑप्शन गलत हो रहे हैं, कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं। दिस इज नॉट जस्ट एलिमिनेशन टेक्निक, दिस इज एप्टीट्यूड डेवलपमेंट मैं कहूँगा। तो ये जो है दूसरा आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तीसरा, आप प्रैक्टिस थोड़ा करिए, थोड़े मॉक टेस्ट, और वो भी एक कोचिंग ही आजकल फ्रीली अवेलेबल होते हैं। आप लगा के देखिए, आप अपने आप का आकलन करिए और इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करिए। ओके, मेंस में आंसर राइटिंग मेन है गेम आंसर राइटिंग का। जी। आपका तभी रैंक अच्छा लगता है। आंसर राइटिंग में सर क्या-क्या डायमेंशन आप ध्यान रखते हैं? पहले तो ये। दूसरा, आपकी जो वैल्यू एडिशन है, क्योंकि सेम सारे बुक लिस्ट सब लोग वही पढ़ते हैं। जी। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो कुछ हाथ पर इधर-उधर मारना ही पड़ेगा कुछ वैल्यू एडिशन के लिए। वो सब्जेक्ट वाइज़ आप बताएँ कि वैल्यू एडिशन क्या-क्या किया था आपने? जैसे मैगज़ीन्स वगैरह कुछ जी, किया? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आंसर राइटिंग का सबसे पहला कोर ये है, वैल्यू एडिशन नहीं है, सबसे पहला कोर है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, बहुत अच्छे फिगर्स हैं, सब आपने प्रिपेयर कर लिया, आपके पास बहुत अच्छी डेटा शीट है, लेकिन तब भी आपके जो है स्कोर नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि ज़्यादा कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, आप वो नहीं बता रहे। तो सबसे पहले डिमांड को करिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर करिए कि 10 मार्कर में आप 2 पार्ट में उसे यूजुअली ब्रेक करिए, इंट्रो रखिए, कंक्लूजन रखिए, 15 मार्कर को 3 में ब्रेक करिए। दिस इज़ द ब्रॉड गाइडलाइन। उसके बाद अगर स्पेसिफिकली वैल्यू एडिशन की बात करें, तो देखिए वैल्यू एडिशन 2 तरीके से हो सकता है। पहला, तो आप एग्जाम्पल से कर सकते हैं या डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज द इजियर वे। आप बगल में केस स्टडी भी बना सकते हैं, बॉक्स बना के, वो सब। दूसरा तरीका है जो थोड़ा सा ज्यादा थिंकिंग अप्रोच वाला होता है, और वो है कि आप इंटर रिलेशन ढूंढें। जैसे कोई भी टॉपिक है, अगर पॉलिटी का वो टॉपिक है तो वो इकोनॉमी से भी रिलेट करेगा कभी ना कभी। इकोनॉमी का टॉपिक है तो वो इंटरनेशनल रिलेशन से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। जितना अच्छा आप इंटर रिलेट कर पाएंगे, वही आपका सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन होगा। क्योंकि अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन में लोग सब लिख रहे हैं कि हमारी आर्थिक दिक्कतें क्या हैं और वो सब है, उसने 6 पॉइंट लिख दिए, अगर आप वहीं एक पॉइंट लिख दें कि कोई गवर्नेंस रिलेटेड पॉइंट आ जाए या इंटरनेशनल रिलेशन से कैसे हमारी इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है, वो वाला कुछ बता दें, सो दिस इज योर वैल्यू एडिशन। तो ये दूसरा तरीका है जो काफी इग्नोर होता है, जिसमें मेहनत कम लगती है लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा झलकती है। तो इस पे फोकस करिए। ओके, स्टार्टिंग टाइम में अगर जो बिगिनर है, एनसीईआरटी पढ़े, स्टैंडर्ड बुक पढ़े या फिर इन दोनों को हटा के किसी कोचिंग के जो नोट्स आते हैं, जो कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, उसको पढ़े, किसको आप कहेंगे? मेरा मानना ये है कि एनसीईआरटीज़ आपका बेस सेटअप करती हैं, और डिपेंड कर, और रही बात क्लास की कहाँ से शुरू करें, वो डिपेंड करता है कि आपका बेस लेवल कैसा है। मुझे मानना था कि मेरा बेस लेवल ठीक था, मैं समझता था पॉलिटी के कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, स्कूल में अच्छे से मैंने पढ़ाई की थी, तो मैंने हमेशा 11th-12th को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया था, उनकी एनसीईआरटीज़ को। Okay. लेकिन अगर किसी आपको लग रहा है आपका बेस जो है थोड़ा कमज़ोर है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं, आप 6 से शुरू करो। वो ईज़िली आपको 6 टू 12 जब आप जाओगे, और स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जब आप ये पढ़ोगे, आपका बेस बहुत अच्छा होगा। फिर स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको एड ही कर रहा है, लेकिन डिपेंडेंट कभी भी किसी पे नहीं होना है। आपको हमेशा अपना एक आउटलुक रखना है एग्जामिनेशन की तरफ, और उसी पे चलना है। कोचिंग का नोट्स जो मैंने पूछा कि इसके इन रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी को स्किप करके क्या कोचिंग का नोट्स लेना चाहिए? कोचिंग का नोट्स जितना मैंने यूज़ किया है, वो तो तभी यूज़ किया है जब कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, अब Okay. ये नहीं है कंप्लीट नहीं आपने कोई कभी फॉलो किसी- किया था? हाँ, कंप्लीट किसी पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स मैंने नहीं फॉलो किए। ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन जहाँ पे हुआ, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इसके कोई स्टैंडर्ड रिसोर्स अभी तक भी ऐसे नहीं है कि ये बुक पढ़ लीजिए हो जाएगा। तो यहाँ पे कोचिंग के थोड़े से रेफर कर लीजिए, थोड़े उससे पॉइंट्स बना लीजिए, जी। वहाँ पे ये बहुत ज्यादा मददगार हो। ओके, आपका ऑप्शनल क्या था सर? सोशियोलॉजी। कितने टाइम मांगता है ये, अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो तो? अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आई थिंक 4 और 5 मंथ्स तो एटलीस्ट आपको डेडिकेट इसे करने पड़ेंगे। ठीक है सर, ऑप्शनल एथिक्स और ऐसे
जी। इन तीनों का आप अपना माइंडसेट बताइए कि क्या आपका माइंडसेट क्या है इन तीनों को जी। लेके? देखिए, ऐसे में मेरा ये मानना है कि ऐसे में आप अपनी पर्सनैलिटी जी। दिखा सकते हैं। हाँ। जस्ट लाइक इंटरव्यू, ऐसे इज़ अ रिटन इंटरव्यू इन इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत सारी डायमेंशंस खोलिए अपने ऐसे में, और ये नहीं कि जो सबको कहा जाता है पेस्टल अप्रोच, ये तो ठीक है। अगर आपने कोई जिंदगी में कुछ ऐसा कुछ अनुभव किया है, कुछ देखा है, आप उसे भी थोड़ी एक स्टोरी फॉर्म में, एनेक्डोट फॉर्म में उसे लिख दीजिए। अपना नाम नहीं लिखिएगा, बट एक एनेक्डोट स्टोरी उसी के अराउंड बना दीजिए। अगर आपके घर में कोई भी, अगर समाज में कोई दिक्कत है जो आपने ऑब्जर्व करी है, कोई मूवी अगर आपने देखी, आजकल सोशल इश्यूज पर मूवी बनती है, उसका एक रेफरेंस दे दिया, बुक्स का रेफरेंस दे दिया, किसी किसी ने आपको प्रभावित किया, उसका रेफरेंस दे दिया, तो ऐसे उसे ब्रॉड डायमेंशन करिए। आई थिंक वो जो है यूनिकनेस आपकी दिखाता है। और सेम विद एथिक्स। और ऑप्शनल में फिर आपको थोड़ा सा, इसमें आपको वो अकेली जगह है जहाँ पे एक्चुअली यूपीएससी डिमांड करता है कि आप इन डेप्थ स्टडी करें। ओके। सर मैं टॉपर से एक कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे आपका चौथा अटेम्प्ट है, आज अगर भरत सर का पहला अटेम्प्ट होता इस बार का, जी। तो यूपीएससी के सिलेबस को लेके और आपके माइंडसेट को लेके क्या अप्रोच होती कि मैं यूपीएससी के एग्जाम को इस तरह देना चाहता है, क्योंकि पिछले मेरे 4 अटेम्प्ट में जी। ये दिक्कतें थी, जी। तो उस आधार पर बताना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर अपने आप को ही एडवाइस दूँ 4 साल पहले जाके, तो मैं तो ये हाँ। कहूँगा कि जल्दीबाज़ी में मत रहिए। आई थिंक पहले कुछ अटेम्प्ट में मैं बहुत जल्दीबाज़ी में था कि जल्दी क्रैक करना है, जल्दी क्रैक करना है। हाँ। उस चक्कर में हुआ ये कि मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ करी अपने मेंस के उसमें। कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस नहीं कवर किया, हुँ। आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं करी। जो ये छोटे-छोटे टॉपिक जो मैंने आपको बताया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हुँ। इंटरनल सिक्योरिटी, इसके अच्छे से नोट्स नहीं बनाए। हाँ। तो आई थिंक बहुत जल्दीबाजी में मत रहिए। मतलब इट साउंड्स गुड कि आप जो है बहुत जल्दी एग्जाम निकालें, बट एग्जाम निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कब आप एग्जाम निकाल रहे हैं, उस पर फोकस करिए। अच्छे से करिए, गुड अटेम्प्ट दीजिए अपना पहला फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, इस बार का डेली रूटीन क्या रहा है सर सिलेबस को लेके? क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट का पूरा दिन, कभी आप टेस्ट लगाते हो तो फिर एनालिसिस करते हो, जी। आपको अपने वीक एरिया को भी स्ट्रॉन्ग करना होता है, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं तो उनको भी रिवीजन करना पड़ता है, तो पूरा डेली रूटीन क्या होता था पढ़ाई ओरिएंटेड? जी, पढ़ाई ओरिएंटेड देखिए, इट डिपेंड्स ऑन कौन सी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में हो। हुँ। जैसे प्रीलिम्स में हो, तो आपकी मेरी सेट है कि मतलब ये वाली बुक्स मुझे पढ़नी है, मुझे बहुत बार रिवाइज करना है, मुझे पीवाईक्यूज रिवाइज करना है। हुँ। तो मेरा पूरा डेली रूटीन पढ़ाई के मामले में इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब आप मेंस की बात करेंगे, तो उसमें मैं ऐसे एथिक्स ऑप्शन को प्रायोरिटी दूँगा, क्योंकि हुँ। मैं इसमें जो है डिफरेंशिएटर क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये मेरी प्राथमिकता होती थी। तो इसे मैं ज़्यादा टाइम डिवोट करूँगा कंपेयर टू जीएस सब्जेक्ट्स। हुँ। जब इंटरव्यू की तैयारी होगी, तब मैं करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि डैफ मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुका था, तो मेरा डैफ काफ़ी प्रिपेयर्ड था। लेकिन करंट अफेयर्स रोज़ डायनामिक है, हमेशा चेंज हो रहा है, जी। तो आप उस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। करंट अफेयर के लिए मैगज़ीन फॉलो या फिर डेली न्यूज़पेपर? देखिए, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसके नोट्स नहीं बनाता था। अच्छा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप डेली न्यूज़पेपर के नोट्स बना के उन्हें याद नहीं कर सकते, बहुत बल्की हो जाएँगे, आपको स्ट्रेस देंगे। आपने किसी दिन अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि अरे! ये तो मेरा बैकलॉग हो गया, अब मुझे पहले पढ़ना है। कोई बात नहीं, न्यूज़ जो है रिपीट होगी, अगर वो इम्पोर्टेंट है, उसकी चिंता मत करिए। बाकी में एंड में या तो मंथली पढ़ लीजिए, या फिर दोनों नहीं पढ़ना है, या तो मंथली या फिर ये जो ईयरली कंपाइलेशन होती है, वो रेफर कर लीजिए। ओके, आपके हिंदी माध्यम के दोस्त हैं, जी। तो सर हिंदी माध्यम का रिजल्ट काफ़ी कम है। बच्चे डीमोटिवेट फ़ील कर रहे हैं कि यार मुझे थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश आ रही है तो मैं इंग्लिश में ही स्विच हो जाऊँ। जी। ठीक है? आपको लगता है कि कुछ न कुछ कंटेंट गैप है या फिर माइंडसेट में उनकी गड़बड़ी है या फिर उनकी स्कूलिंग ही गड़बड़ हो रही है? जी। आपके भी दोस्त होंगे तो कुछ बातचीत तो होती होगी। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट को? कैसे अपने आप को अलाइन रखें इस यूपीएससी में? देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो कुछ हुँ। एडवांटेजेस तो होते हैं इंग्लिश मीडियम के होने से, और वो ये होता है कि आपके पास रिसोर्स काफ़ी होते हैं। ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो अच्छे टीचर जहाँ पे हैं, वहाँ पे जो है इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी माध्यम से रिज़ल्ट नहीं आ सकते, हुँ। और ऐसा कुछ आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा-सा कठिन हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप कोशिश करिए जितना भी आप बेटर कंटेंट एक्सेस कर पाएँ। आजकल तो ट्रांसलेशन के भी काफ़ी सारे टूल्स आ गए हैं। आप उसे कोशिश करिए, अगर वो आप यूज़ कर पा रहे हैं। कुछ अच्छे टीचर हमेशा होते हैं, आप जो है ब्रांड के ऊपर ना जाएँ, अच्छे टीचर्स को ढूँढिए, मेंटर्स को ढूँढिए, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएँगे। हुँ। तो स्पेसिफिक आप कभी भी किसी टीचर या मेंटर के पास जाएँ, तो स्पेसिफिक डाउट पूछिए, उनसे बहुत बड़ा क्वेश्चन मत पूछिए। हुँ। फिर वो आप अपनी ऑथेंटिसिटी आप वहाँ पे प्रूव करते हैं कि नहीं, मैंने ये पढ़ा, उसमें मुझे ये वाला डाउट था, तो फिर आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो आपको मेंटरशिप अच्छी मिलेगी, और सेल्फ मोटिवेटेड रहना मेरे हिसाब से तो इस जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट है। भरत सर का एडिक्शन किस चीज़ से है? जी। एडिक्टेड किस चीज़ से हैं आप? एडिक्शन मूवी? तो नहीं, एडिक्शन तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा किसी चीज़ से नहीं है। हाँ, मतलब आई एन्जॉय पर्टिकुलर थिंग्स। मतलब फिज़िकल एक्सरसाइज़ मुझे काफ़ी पसंद है। मैं रनिंग करता हूँ हर दूसरे दिन यूजुअली, हुँ। या फिर मुझे मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा पार्क है, तो मैं पार्क में ज़रूर जाता हूँ वहाँ पे। वो मुझे रिलैक्स करता है, तो अगर आप वो कहेंगे तो हाँ, ये वो चीज़ें हैं। बाकी मैं काफ़ी बैलेंस करने का कोशिश करता हूँ।
ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, मैं अपनी मदर के साथ अच्छे खासा टाइम स्पेंड करने की पूरी कोशिश करता हूँ, अपना रूटीन सही रहे। दोस्तों से मैंने हमेशा बात करी है। आई थिंक आप अगर एडिक्शन कहेंगे तो आई थिंक मैं दोस्तों से जितना मैं बात करता हूँ उतना शायद और कोई नहीं बात करता फोन पे, तो वो एक हो सकता है। ओके, कोई वीक सब्जेक्ट है क्या, या फिर जैसे जीएस 1 2 3 में जी। सबसे आपको चैलेंजिंग कौन लगता है कि यार इसको बड़ा अपडेट करना पड़ेगा? देखिए, सिलेबस वाइज जीएस वैसे इज द मोस्ट 3 तो है। चैलेंजिंग, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट जो भी जीएस 1 2 में यूपीएससी नहीं डाल पाई उन्होंने सब जीएस 3 में डाल 3 दिया, में तो इसलिए सिलेबस वाइज तो जीएस 3 बहुत चैलेंजिंग है। तो आई थिंक जीएस कठिन लगता है आपको? जी, जीएस 3 कठिन लगता है ज़्यादा? कठिन नहीं, उसमें मेहनत उसमें बहुत चाहिए, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं, आपको हाँ, सबका साथ नोट्स साथ। होना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए। इकोनॉमी चाहे वो 50 मार्क्स ही आएंगे, हम्म, लेकिन इकोनॉमी इन इटसेल्फ आप आंसर नहीं कर सकते उसका किसी मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन विदाउट हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी आल्सो। हम्म। तो इकोनॉमी आपको है, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसलिए मुझे लगता है कि हाँ जीएसटी। आपने कोचिंग ली थी सर? नहीं सर, फाउंडेशन? नहीं नहीं, फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल कहीं भी नहीं लिया मैंने। ओके, ठीक है। आपको लगता है कि अगर आपने फाउंडेशन कोर्स ले लिया होता तो पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता, आज चौथा अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता, ऐसा लग रहा है? नहीं रिग्रेट होता है? नहीं, मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होता है, मुझे बस इस चीज़ का होता है कि मैं थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिवली इसे अप्रोच कर पाता। फाउंडेशन कोर्स जिस किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का होता है, यूजुअली मेरा मानना है कि वो बेसिक सब्जेक्ट्स कवर करा देते हैं, लेकिन तब भी आपको मेहनत उसके बाद भी चाहिए होती है, स्पेशली आप अलाइन करने के लिए एग्जामिनेशन के पैटर्न के थ्रू। तो वहाँ पे तो आई थिंक आई हैव डन डिसेंटली वेल, प्रीलिम्स चारों बार निकाला है, तो वो एक उसका अच्छा मैं मेट्रिक मानता हूँ। हाँ, बस वही है कि थोड़ा-सा इम्प्रूव अगर करना था तो वही था। एक अटेम्प्ट शायद बाद में देता और अच्छे से प्रिपेयर करके देता तो शायद जो है 2 या 3 में हो जाता। ठीक है सर, जो अफोर्ड ना कर पाए जी। कोचिंग को, हैवी फीस है, जी। क्या उसके लिए कुछ रिसोर्स बताएंगे जो आपने मतलब यूज किया हो कि जी। हाँ कुछ ये यूट्यूब चैनल है, फोरम है, कम्युनिटी है, यहाँ से आप कुछ फ्री रिसोर्स ले सकते हो, अच्छे पढ़ा रहे हैं लोग, कुछ आप बताना जी, चाहें? मेरा मानना ये है कि सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है, 100-150 साल की इसकी हिस्ट्री है। ये एक सरकारी एग्जाम है, और यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की भी कोई भी कमीशन होती है, ये हमेशा ये जानते हैं कि कोई बैलेंस रखना चाहिए और इक्वालिटी मेंटेन करना चाहिए, और इसी तरीके से अपना एग्जामिनेशन इसीलिए इवॉल्व भी जल्दी करते हैं, ताकि किसी सेक्शन को ज्यादा फायदा ना हो। तो इसलिए आप ऑथेंटिक सोर्सेज पे जाइए। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप किसी भी टॉपर से पूछेंगे वो वही कहेंगे, उसका कॉमन निकालिए कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो नियरली सब पढ़ रहे हैं, वो पढ़िए सबसे पहले। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आप द हिंदू पढ़ें या फिर कुछ और पढ़ें जो महंगे न्यूज़पेपर है, यूजुअली द हिंदू is considered। आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, मैंने इंटरव्यू के टाइम पे स्पेशली टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा था, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। Okay. हिंदी मीडियम में भी कोई और न्यूज़पेपर होगा, आप वो रेफर करिए। गवर्नमेंट वेबसाइट्स, अगर आपको कुछ नहीं है तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स आप पढ़ सकते हैं, आप पीआईबी से आप रेफर कर सकते हैं। तो ऐसे आपको जो आपको सही लगे, कि हाँ इससे मुझे ऑथेंटिक जानकारी मिल सकती है, आप उसे हमेशा फॉलो करें। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, सब्जेक्ट रोटेशन के ऊपर बात करते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और एक वीक सब्जेक्ट को क्या डेली रोटेट करके पढ़ो, या फिर पर्टिकुलर एक एक बुक को पहले खत्म करते चलो? जी। ये भी होता है कि लास्ट में फिर वो बुक भूलने लगती जी, है, जी। तो रोटेशन को थोड़ा आप बताएं कैसे आप करते हैं? देखिए, भूलने की जहाँ तक बात है, रिविजन सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद नहीं होता, रिविजन डे 2 से शुरू हो जाता है। मैं कहूँगा डे 1 से हो जाता है। जब आपने पढ़ा है उसे एक बार देख लीजिए, जरूरी नहीं है आपको याद हो, बट बार बार रिविजिट करेंगे ना तो पहली बात वो भूलेंगे नहीं, तो वो तो हमेशा आपको रखना है। जैसे अगर आपका वीक एरियाज हो गए, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज, मैं क्या करता था, अगर मुझे कोई आइडेंटिफाई हो गया वीक एरियाज, तो पहले तो मैं 5-10 दिन 2 हफ्ते स्पेसिफिकली उस पर ज्यादा फोकस करूँ, ताकि मैं हमेशा मानता हूँ 80-20 रूल होता है। 80% मतलब 80% जो आपकी सक्सेस है वो 20% एफर्ट से होती है, या 20% कंटेंट से आपका 80% क्वेश्चन आता है। तो हर सब्जेक्ट के ऐसे ऐसे कुछ एरियाज होंगे, वो आप आइडेंटिफाई करो। उस वीक सब्जेक्ट में सबसे पहले ये पढ़ो आप, उसके बाद जो आपको कॉन्फिडेंस होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, फिर जो है आप रोटेट करिए सब्जेक्ट्स। तो थोड़ा टाइम तो आपको 20 सब्जेक्ट तो थोड़ा ज्यादा देना जरूरी है, तभी इंप्रूवमेंट होता है। ओके सर, ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आपके अंदर दबा पड़ा है कि कभी न कभी इसको बाहर लेके आऊंगा, लास्ट कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए जिनका अटेम्प्ट नहीं निकल पा रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी, क्या मैसेज है उनके लिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इस एग्जामिनेशन में मच लाइक इन लाइफ एक एलिमेंट ऑफ लक है। आज मैं यहाँ पे हूँ, कुछ नंबर मेरे कम होते किसी भी स्टेज पे, प्रीलिम्स में, मेन में, शायद मैं यहाँ पे AIR 98 ना होता और कोई और AIR 98 यहाँ पे होता। तो पहले तो इतना गिल्ट मत करिए कि आप जो है सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक थोड़ा इंटरनल वो रखिए कि अगर मैं अपना एफर्ट पूरा दे पा रहा हूँ, ऑनेस्टली दे पा रहा हूँ, तो देर इज अ वेरी हाई चांस, मैं अभी भी 100% गारंटी नहीं बोलूंगा जैसे काफी लोग बोलते हैं, देर इज अ वेरी हाई चांस कि आप जो है इस एग्जामिनेशन को निकाल लोगे। और सेकेंडली, हमेशा बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, सेल्फ इवैल्यूएट करिए, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है और वो होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है, उसे इंप्रूव करिए। एंड आई थिंक विद दिस वे आप अपने आप को बेस्ट पोजीशन पे ला सकते हो।